दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की नई मजेदार कहानी अंतरात्मा की आवाज। नई मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, काशी यात्रा के वापसी चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निवृत्त होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाखीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक ऐसा नौजवान देखा जो बहुत ही सुंदर और खूब हृष्ट पुष्ट था, लेकिन उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो रही थी। वह कुछ देर चलता, फिर रुक जाता, फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता और जोर से चिल्लाकर कहता, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। पटेल जी, उसकी विचित्र हरकतें देखकर मेरे मन में यह जानने के लिए कौतूहल हो रहा है कि वह नौजवान था कौन और वह किस लिए इस प्रकार प्रलाप कर रहा था। कृपा करके इसका रहस्य मुझे बताइए। बुलाखीराम की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यूं लगा जैसे वह अतीत में चले गए हों। फिर आंखें खोलीं और कहा, बुलाखी, सुन उस अर्धविक्षिप्त नौजवान का रहस्य, लेकिन एक बात मैं फिर दोहराता हूं। कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर भरते रहना। तूने हुंकारा बंद करा तो मैं कहानी को बीच में छोड़कर सो जाऊंगा। आप कहानी शुरू तो कीजिए पटेल जी। बुलाखी बोला, मैं सोऊंगा नहीं, कहानी के बीच बीच आप मेरा हुंकारा बराबर सुनते रहेंगे। बुलाखीराम, यह नगर जिसमें आज हम ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम है रतनगढ़। कुछ वर्ष पहले तक इस नगर में बालकृष्ण नाम का एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के यहाँ एक ही संतान थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम था केवलराम। केवलराम की आयु जब मात्र 3 वर्ष की थी तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पिता बालकृष्ण ने उसे माता तथा पिता दोनों का प्यार देकर उसकी परवरिश की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय बालकृष्ण खूब जवान था। वह चाहता तो उस समय दूसरा विवाह भी कर सकता था, किंतु उसने यह सोचकर विवाह न किया कि पता नहीं उसकी नई पत्नी उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करे। इस तरह उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की अच्छी परवरिश पर कुर्बान कर दी। बुलाखी, समय बड़ा बलवान है। उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। केवलराम भी समय के साथ बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी उम्र 19 वर्ष की हो गई। अब बालकृष्ण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने केवलराम को बुलाकर कहा, बेटा केवलराम, अब तुम किशोर आयु पार करके यौवनावस्था में प्रवेश कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह करा दूं ताकि यह घर आबाद हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या देख भी ली है। कहो तो उसके पिता से आगे बात चलाऊं? केवलराम ने कहा, नहीं पिताजी, अभी विवाह की ऐसी जल्दी नहीं है। अभी मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी करना चाहता हूं। 2 साल बाद ही आप इस विषय पर बात करना। बेटे की इच्छा के आगे पिता को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। जब केवलराम की शिक्षा पूरी हो गई तो पिता ने उसके विवाह की बात फिर छेड़ी। केवलराम कहने लगा, पिताजी, अभी इस विषय पर थोड़ा धीरज ही रखिए। पहले मैं आपसे व्यापार के गुर तो सीख लूं। जब व्यापार करने में पारंगत हो जाऊं तब आप मेरा विवाह कर देना। बेटा जवान हो चुका था, उसकी बात का भी तो मान रखना था। आत्हे बुलाखी, बालकृष्ण को फिर से खामोश हो जाना पड़ा। बात फिर से आगे के लिए टल गई। एक बार केवलराम को अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। सफर पानी के जहाज से होना था। आठ केवलराम ने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी निश्चित सीट पर जाकर बैठ गया।
कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी का जोड़ा भी वहां पहुंचा और वह भी उसके साथ वाली सीटों पर आकर विराजमान हो गया। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। केवलराम ने अपना नाम बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे राज्य को जा रहा है। दूसरे नौजवान ने बताया कि हम पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में ही अमुक नगर में जा रहे हैं। बुलाखी। उस दूसरे व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। केवलराम पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गया। व्यापारी की वह जवान पत्नी भी केवलराम के शरीर सौष्ठव और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे और व्यापारी की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जहाज का सफर कई दिनों का था, आठ वे दोनों कई बार मिले। अंत में जब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, केवलराम, कोई ऐसा स्थायी उपाय करो जिससे कि हम दोनों आजीवन साथ रहते रहें। अब तुम्हारा वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राधिका। यह सुनकर केवलराम उस व्यापारी की पत्नी, तो मैं भी ऐसा ही है। मैंने भी पहली ही नजर में तुम्हें अपने हैं। पर क्या करूं? विवशता है। तुम पहले से ही विवाहिता हो। ऐसी है तुम्हारा स्थायी मिलन क्यों कर संभव है? इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य चाहती क्या कुछ नहीं कर सकता। बस हौसला चाहिए। राधिका बोली। मैं समझा नहीं राधिका, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? केवल उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब तो स्पष्ट है, राधिका बोली। तुम अगर किसी तरह अपने गले से मेरे पति को दूर कर दो तो हम स्थायी रूप से इकट्ठे रह सकते हैं। यह कैसे संभव है? केवलराम बोला। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत चाहता है। वह तो एक मिनट के लिए भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी हालत में हमारा स्थायी मिलन असंभव है। तब तुम सदैव के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दो। राधिका ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है उसकी हत्या कर दूं? नहीं राधिका, तुम्हें पाने की खातिर मैं मानवहत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। अरे कैसी कायरों जैसी बातें करते हो? राधिका ने उसे उकसाया। प्रेसी को पाना भी चाहते हो और जोखिम उठाने से भी डरते हो। जानते हो, अपनी प्रेसी को प्राप्त करने के लिए तो प्रेमियों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। वे सब बीते युग की बातें हैं राधिका। सच बात तो यह है कि मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूँ। मेरे घर के संस्कार हमेशा से धर्म के प्रति सहिष्णु रहे हैं। तुम आदमी को मारने की बात कर रही हो। मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। तब बात कैसे बनेगी? राधिका सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सोच लूंगी कोई उपाय। पर तुम बाद में अपना तो लोगे न? यह भी कोई कहने की बात है। केवलराम बोला। तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुलाखी। उसी रात राधिका ने उस समय जब उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा था, तलवार से उसका सिर काट दिया और शोर मचाने लगी कि अरे लोगों आओ, मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के यात्री वहां एकत्र हो गए और राधिका के पति की हत्या और राधिका का विलाप सुनकर बहुत दुखी हुए। तब कातिल की बहुत खोज की गई किंतु उसका कोई पता न चला। केवलराम को राधिका पर शक तो जरूर हुआ कि शायद उसी ने अपने पति की हत्या की है, लेकिन पूरा विश्वास उसे भी न आया। उसे भी राधिका के पति की मौत पर बहुत दुख हुआ। जलियान जब बंदरगाह पहुंचा तो जहाज के सभी यात्री जहाज से उतरकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। राधिका अपने सामान सहित केवलराम के साथ चल पड़ी। केवलराम जिस स्थान पर ठहरा था
उससे कुछ दूर एक सराय में उसके ठहरने की व्यवस्था करा दी। राधिका ने जब उससे यह जिद की कि वह तो उसके साथ ही ठहरेगी तो केवलराम ने कहा, राधिका, कुछ दिन तुम यहीं ठहरो। हम साथ साथ ठहरे तो लोगों को यह संदेह हो जाएगा कि शायद तुम्हारे पति की हत्या कराने में मेरा ही हाथ है। मैंने ही तुम्हें पाने की खातिर शायद तुम्हारे पति का खून करा दिया है। अतः हमारा कुछ दिन अलग अलग रहना बेहद जरूरी है। बस तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। लौटती बार तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगा और अपने शहर में पहुंचते ही तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। केवलराम की बात तर्कसंगत थी, अतः राधिका मान गई। दोनों अलग अलग स्थानों पर ठहर गए। बुलाखी। राधिका एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 3 दिन तो उसने किसी तरह केवलराम से अलग रहकर काट लिए, किंतु चौथे दिन वह रात के समय उसके कक्ष में आ धमकी। उस रात दोनों का शारीरिक मिलन हुआ तो आनंद के अतिरेक में राधिका ने केवलराम को यह बता दिया कि उसके पति की हत्या स्वयं उसी ने की थी। राधिका के मुख से यह बात सुनकर केवलराम के दिल पर गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि जो स्त्री अपने पति की सगी नहीं हुई वह उसकी सगी कैसे रहेगी। अपने पति के साथ तो इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। जब यह उसकी होकर ही नहीं रही तो मेरे साथ कैसे रह लेगी। कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई युवक मिल गया तो यकीनन यह रात को सोते समय मेरा भी गला रेत देगी और अपने नए प्रेमी के साथ चली जाएगी। बस उसी दिन से केवल के दिमाग में यह बात बैठ गई कि राधिका के पति की हत्या का मूल कारण वह स्वयं है। न मैं राधिका की तरफ आकर्षित होता और न राधिका मेरे प्रेम में फंसकर अपने पति की हत्या करती। बुलाखी। केवलराम दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह दूसरे ही दिन राधिका को उसके हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट आया। तब से एक ही बात उसके मुंह से निकलती रहती है, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। सोहे बुलाखी। आज शाम तूने जिस विक्षिप्त व्यक्ति को देखा था वह केवलराम ही था। अपने शहर में आकर भी उसे चैन नहीं मिला है। उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कारती है। इसी कारण उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई है। इतना कहकर पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर बोले, उम्मीद है अब तेरी शंका का निवारण हो गया होगा। अतः अब स्वयं भी सो रहा और मुझे भी सोने दे। रात काफी बीत चुकी है। बुलाखीराम की शंका का निवारण हो चुका था। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाखी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाखी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। चुनाचे जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाखी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कश खींचकर पटेल ने बुलाखी से कहा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से अपने और आपके लिए आटा, दाल और घी तथा घोड़ों के लिए दानारातिब लेकर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां पर मैंने देखा कि वहां यहाँ का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्ठी पर एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौल रहा था।
तभी राजा के सामने 2 पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। पटेल जी। राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपना जांघिया उतारकर खौलते कड़ाह में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खौलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वह सही सलामत कड़ाह से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार करा लिया और वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का वेधन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वह स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। यह सुनकर पटेल बोले, बुलाखी, इस रहस्य को जानने से पहले यह सुन कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वह अपना कार्य भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। यह जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा? लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उसी आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहाँ एक और भी परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ रहकर राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वह टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह 2 व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के बार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहां से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें एकंगना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फिर जाने पर यह दोनों तत्काल सैनिकों पर धावा बोल देते हैं।
फुर्तीले इतने हैं कि पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, यदि आप आदेश दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम होते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो? हाँ राजन, राजकुमार ने कहा, परदेशी तो जरूर हूं, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखला सकता हूं। तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे समाने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर अपने चाकू चमकाते हुए भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दांवपेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वह उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घूंसों और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कसबल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गरदनें पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उसे यह बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था, अतः वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंहों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल सिंह थे वह तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान सिंह थे वे मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर सिंह ने उछाल भरी और अपने पंजे की जोरदार थाप घोड़े की थूथन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी सिंह के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी सिंहों के पास पहुंचा। एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया। सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है, अतः थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबराकर पीछे हट गया।
एक बार उसने अपने साथी सिंह को भूमि में लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा। घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। नहीं राजकुमार, यह शिकार मैंने नहीं, तुमने किया है। सिंह के पंजों की चोट खाकर मैं तो अचेत हो गया था। तभी तुम्हारा फेंका हुआ भाला सिंह की छाती फाड़ता उसकी छाती के आर पार निकल गया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। बुलाखी। कथा तो बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूँ। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के राजमहल में आनंदपूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रहे होंगे, अतः हमें अपने घर लौट चलना चाहिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ नानुकर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देखकर वहीं पड़ाव डाल दिया। आतनी कहानी सुनाकर पटेल चुप हो गए। तरोताजा होने के लिए उन्होंने हुक्के से 3-4 गहरे गहरे कश खींचे और ढेर सारा धुआं अपने मुंह से उगल दिया। फिर उन्होंने आगे की कथा आरंभ की। हाँ, तो बुलाखी राम। जब उन लोगों ने उस स्थान पर पड़ाव डाला तो एक दुर्घटना घट गई। उस स्थान पर एक प्रेत का निवास था। उसने कामरूप की राजकुमारी राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह की पत्नी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया और राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह स्त्री तो मेरी पत्नी है, अतः मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी पत्नी है। मैं इसे विवाह कर लाया हूं। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लें। कौन है असली राजकुमार? दोनों की शक्लें और वेशभूषा एक समान थीं। दोनों में रंचमात्र भी अंतर न था। बोलचाल, हाव भाव और चाल ढाल से दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने, किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह एक गंभीर स्थिति है। मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ। वह परमगुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहाँ के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपने बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से कोई एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है, जिसने दूसरे प्रतियोगी का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भट्ठी तैयार करवाकर एक बड़े से कड़ाह में तेल उबलवाया और उन दोनों से कहा कि तुम में से जो भी प्रतियोगी इस खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत निकल आएगा,
यह स्त्री उसी को दे दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर बेचारा गजेंद्रपाल सिंह तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, लेकिन अशरीर प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण किए उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों के हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देख कर आया है। तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद रख सकेगा? सारी कहानी सुनकर बुलाखी ने शंका व्यक्त की। यह तो भविष्य की बात है बुलाखी। वैसे यह नगरी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उस पिशाच की तो बात ही क्या, यहाँ तो यमराज को भी तंत्रपाश में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद हैं। यहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है। वह इस प्रेत को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वह इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा, जिससे कि वह प्रेत फिर किसी को परेशान न कर सके। और अब तेरी हर शंका का समाधान हो गया है, इसलिए अब आंख मूंद कर सो रहो। सुबह उठकर पहले गंगाजी में गोता लगाएंगे, फिर भोजनादि से निवृत्त होकर इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे। तब अगला दिन कैसे बीतेगा, इसकी सुखद कल्पना करता हुआ बुलाखीराम सो गया। गंगाराम पटेल भी निद्रा देवी की गोद में समा गए। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई जिस शहर में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे, वहां बुलाखीराम ने फिर एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि शहर के बहुत से धनीमानी सम्मानित लोग एक युवक को अपने कंधों पर उठाए उसकी जय जयकार करते हुए बाजार से गुजर रहे थे। युवक अपना हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। यह दृश्य देखकर बुलाखीराम वापस लौट पड़ा। रात को भोजन आदि से निवृत्त होकर बुलाखी ने यह घटना गंगाराम पटेल को सुनाकर उसका रहस्य भेदन करने के लिए कहा, तो गंगाराम बोले, बुलाखी, इस घटना का रहस्य जानने से पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। पहले उस कहानी को सुन लो। कथा के समापन पर इसका रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। तो सुनाइए न पटेल जी वह कहानी। मैं तो बहुत बेताबी से उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, बुलाखीराम ने कहा। बुलाखी, अब से कुछ वर्ष पूर्व इस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवाराम। जीवाराम दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवाराम की पत्नी का नाम था गुलकदी। वह अपने नाम के ही अनुकूल बहुत मृदु स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वह अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों के एक बेटा भी था, जिसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे तीसमार खां कहकर संबोधित करते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर खुश होता था। अब तीसमार खां उसका नाम कैसे पड़ा, यह भी सुनो। एक बार उसने झाड़ू से चौके में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थीं, बस तभी से उसका नाम पड़ गया तीसमार खां। यह परिवार जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला ही रहा था कि एक दिन तकदीर की मार इस परिवार पर टूट पड़ी। नगर के उस क्षेत्र में हैजे की बीमारी फूट पड़ी, जिसमें जीवाराम की मृत्यु हो गई। दयाराम उर्फ तीसमार खां की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो गुलकंदी अपने पति द्वारा जोड़ी हुई थोड़ी सी संचित पूंजी से अपने परिवार का भरण पोषण करती रही, लेकिन जब सारी पूंजी समाप्त हो गई तो वह भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। धीरे धीरे उसके पति को मरे हुए 10 साल का समय व्यतीत हो गया।
तीसमार खां 20 साल का एक गबरू युवक बन गया। उसकी माता ने एक दिन उसे समझाया, बेटा दयाराम, अब तू 20 वर्ष का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे करके तेरा और अपना पेट भरती रही, किंतु अब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अब तुझे चाहिए कि कहीं नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम पकड़ ले और परिवार को चलाने में मेरी मदद कर। दयाराम उर्फ तीसमार खां ने मां के सामने तो अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने न तो कोई नौकरी तलाश की और न किसी मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे? दरअसल वह एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वह नौकरी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मां की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने जब उसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह कोई नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वह राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूं। मैं आपसे यह विनती करने के लिए आया हूं कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे दुत्कार देता। ऐसे न जाने कितने बेरोजगार नौजवान रोज ही उसके दरबार में नौकरी पाने की फरियाद करने के लिए आते थे, लेकिन आज के दिन राजा विशेष रूप से प्रसन्न था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है, इसलिए उसने बड़े विनोद भरे भाव में कहा, दे देंगे भई, तुम्हें नौकरी भी दे देंगे, पर पहले अपना नाम तो बताओ। यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। अन्नदाता तीसमार खां ने कहा, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं। अब मेरा यह नाम कितना सार्थक है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे, मैं दिलोजान से उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, राजा बोला, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपये प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान लेंगे। इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया। बढ़िया वेतन और कामधंधा कुछ नहीं। तीसमार खां के तो पौ 12 हो गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वाकर रहने के लिए शानदार हवेली बनवा ली। उसकी मां ने भी अब दूसरों के यहाँ काम पर जाना छोड़ दिया और संभ्रांत गृहिणियों की तरह अपने घर में रहने लगी। लेकिन तीसमार खां की उन्नति से अनेक राज दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि कब मौका मिले और कब तीसमार खां को नीचा दिखाएं। संयोगवश शीघ्र ही एक मौका उनके हाथ लग भी गया। राज्य के एक हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना हो गया कि ये लोग अब दिनदहाड़े डाका डालने लगे थे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय होकर रह गया था। जब जनता में त्राहित्राही मचने लगी और वहां के लोग फरियादें करने राजा के पास पहुंचने लगे तो राजा ने अपनी राजसभा बुलाई और दरबारियों से सलाह ली कि उन डाकुओं को कैसे पकड़ा जाए। इस पर गहन मंथन होने लगा। किसी ने राय व्यक्त की कि वह सारा इलाका सेना के हवाले कर दिया जाए। किसी ने कहा कि डाकू पकड़कर शासन के हवाले कर देने वालों के लिए भारी इनाम देने की घोषणा करा दी जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। तभी राजा के एक मंत्री ने, जो तीसमार खां से द्वेष रखता था, राजा से कहा, अन्नदाता, यह काम तीसमार खां को सौंप दीजिए। उसे आपने नौकरी भी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कामों को कर दिखाएगा। बहुत समय से वह राजकोष से मुफ्त में अपना वेतन ले रहा है। अब समय आ गया है कि उसकी योग्यता की परख कर ली जाए। यह विचार राजा को पसंद आया। राजकार्यों में उलझे रहने के कारण यह बात उनके ध्यान से उतर गई कि उन्होंने तीसमार खां को नौकरी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएगा।
आज उसके इम्तिहान का अवसर आ पहुंचा था। उन्होंने तीसमार खां को दरबार में बुलाया और कहा, तीसमार खां, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें किस शर्त पर नौकरी दी थी? हाँ अन्नदाता, मुझे अच्छी तरह याद है, तीसमार खां ने कहा। नौकरी देते समय आपने पूछा था कि तुम में क्या विशेषता है, तो मैंने यह कहा था कि मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता हूँ। बस तो समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। देश के दक्षिणी क्षेत्र में जाओ और वहां के लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे डाकू दलों का सफाया कर दो। इस काम के लिए तुम जितने सैनिक चाहो तुम्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाऊंगा और इस काम के लिए मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता भी नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। राम दूरामार खां राजा के सामने यह बात कह तो आया, किंतु घर आकर यह चिन्ता में पड़ गया। तलवार की तो बात ही छोड़िए, उसने तो कभी सुई तक नहीं पकड़ी में पड़ गया। सका सामना होना था दुदांत लुटरों से। जब राजा के इतने सैनिक उन सुरते और हाँ पकड़ पाए तो वह कैसे पकड़ लेगा उन डाकुओं को? यही सब सोच सोच का उसकी हवा खराब होने लगी। सारी रात वह सो नहीं सका। बस इसी चिंता में घुलता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला वह कैसे करे। किसे चिंता में पड़ा देखकर उसकी माँ भी चिंतित हो गई। उसने अपने बेटे से उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने उसे अपनी चिंता से अवगत करा दिया। अब तो उसकी माता की चिंता भी बढ़ गई। उसने कहा, बेटे, तू यह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और यदि तू नाकामयाब होकर लौटा तो राजा तुझे हुक्मदुली के जुर्म में जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति कुर्क करा ली जाएगी। हो सकता है ऐसी हालत में राजा मुझे भी जेल में डलवा दे। हाँ माँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा, भयभीत स्वर में तीसमार खां ने कहा। अब तू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दे, तब तक मैं घर में रखे धन को सहेज लेता हूँ। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन गिनकर एक थैले में भरने लगा। उसकी माता रास्ते में भोजन के लिए उसके लिए तिल के लड्डू बनाने लगी। अचानक ही कोई काम उसे याद आ गया। चाशनी बनाने का काम अधूरा छोड़कर वह उस काम को करने के लिए पड़ोस में चली गई। इसी बीच एक चूहे का पीछा करते हुए काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही उछाल मारी, वह चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत गर्म थी। नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी का ही हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद तीसमार खां की माँ वहां पहुंची। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांधकर रख दिया। तीसमार खां ने भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों पोटलियां लेकर घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन वह यात्रा करता रहा। शाम हुई तो वह किसी गांव में न ठहरकर जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे टिक गया। घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और दोनों पोटलियां वृक्ष के ऊपर एक शाखा पर टांग दी। कुछ ही देर में उसे नींद ने आ दबोचा और वह गहरी नींद में जा समाया। संयोग की बात कि जिन डाकुओं की खोज के लिए तीसमार खां जा रहा था, उसके सोते ही डाकुओं का वह दल वहीं आ पहुंचा। डाकुओं ने तीसमार खां को अकेले सोता हुआ देखा तो निश्चित भाव से उसके पास आ पहुंचे। पेड़ के नीचे बैठते ही जैसे ही एक डाकू की निगाह पेड़ पर लटकी दोनों पोटलियों पर पड़ी, वह कह उठा, अरे जरा ऊपर की ओर तो देखो, वहां दो पोटलियां लटक रही हैं। जरूर यह पोटलियां इसी सोए हुए मुसाफिर की होंगी। अपना सारा माल इसने जन पोटलियों में ही भर रखा होगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, इन्हें नीचे उतारो। डाकुओं के सरदार के आदेश पर एक डाकू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दोनों पोटलियां उतार लाया।
पोटलियां खोली गईं तो एक में ढेर सारा धन और दूसरी में लड्डू भरे हुए मिले। डाकू भूखे थे। लड्डू देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया और वे लड्डुओं पर टूट पड़े। रुपए पैसों से भरी पोटली पहले से ही डाकू सरदार ने अपने कब्जे में कर ली थी। कुछ ही देर में उन सब की हालत खराब होने लगी। तीक्ष्ण विष के प्रभाव से वे अचेत होने लगे। फिर देखते ही देखते सारे डाकुओं की मौत हो गई। भोर के समय जब तीसमार खां की नींद टूटी तो उसकी निगाह डाकुओं पर पड़ी। उसकी दोनों पोटलियां खुली हुई पड़ी थीं। पलक झपकते ही सारा मामला उसकी समझ में आ गया। मां की असावधानी से जरूर लड्डुओं में कोई विषैला तत्व गिर गया होगा, जिसे खाकर ही इन लोगों की मौत हुई है। बस फिर क्या था? उसने तलवार निकाली और उन मरे हुए डाकुओं के सिर काटने शुरू कर दिए। डाकू संख्या में 30 थे। तीसमार खां ने उन सबके सिर इकट्ठे किए और 2 बड़े-बड़े थैलों में भर लिए। डाकुओं के पास भी जो कुछ निकला वह उसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर वह डाकुओं के धड़ वहीं पड़ा छोड़कर वापस अपने नगर में लौट आया। राजा के पास पहुंचकर जब उसने अपना कारनामा राजा को बताया तो राजा बेहद खुश हुआ। उसने तीसमार खां की बहुत प्रशंसा की, उसे ढेरों पुरस्कार दिए और उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करके आदेश दे दिया कि तीसमार खां की जय जयकार करते हुए इसे सारे नगर में घुमाया जाए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, थे बुलाकी राम, आज शाम तू जो नजारा देखकर आया था वह उसी समय का था। नागरिकों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वह दयाराम उर्फ तीसमार खां ही था। उसके पीछे पीछे जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज कर्मचारी थे। उनमें वह मंत्री भी था जिसने तीसमार खां के विरुद्ध राजा को उकसाया था। अब बता, तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ, कल फिर से यात्रा करनी है। दोनों ने चादरों से मुंह ढांप लिया और सोने की तैयारियां करने लगे। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।